हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा था लिवरेज और उसमें ऑपरेटिंग लिवरेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल लिवरेज और सुपर लिवरेज, और जो भी हमारे बाकी के बचे हुए प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा और ये हमारा सेकंड और फाइनल पार्ट है। थोड़ा सा बड़ा वीडियो होने वाला है, इसके बाद लिवरेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा और कभी भी आपको लिवरेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। देखो, ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, उसी को मैं एक बार फिर से बना रहा हूँ। मान लीजिए कि सेल्स है हमारी 1,00,000 रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट को हम 60% की रेट से मान रहे हैं, तो 60,000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन हमारा 40,000 हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर हम कह सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस EBIT कंट्रीब्यूशन होता है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम मान रहे हैं 10,000, तो हमारा EBIT आ जाएगा 30,000। इंटरेस्ट को हम मान लेते हैं एक बार 10,000, तो हमारा EBT आ जाएगा 20,000। टैक्स को हम 30% की रेट से मानते हैं, तो 6,000 हमारा टैक्स आ जाएगा। 14,000 हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड को एक बार हम नील मान रहे हैं, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 14,000 हो जाएगी। यदि इक्विटी शेयर हम 1,000 मान लेते हैं, तो अर्निंग पर शेयर हमारा ₹14 पर शेयर हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल लिवरेज। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है वो रिलेशन बताता है कंट्रीब्यूशन और EBIT के बारे में। इसी तरीके से हमारा जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो रिलेशन बताता है EBIT और EBT के बीच में रिलेशन बताता है। कहने का मतलब फाइनेंशियल लिवरेज हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? EBIT डिवाइडेड बाय EBT। तो EBIT हमारा आया था 20,000, और देखो EBT हमारा आया था 20,000 और EBIT हमारा आया था 30,000। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000, आंसर आ जाएगा हमारा 1.5। तो आप लोगों ने देखा कि फाइनेंशियल लिवरेज का हमारा फॉर्मूला होता है, फाइनेंशियल लिवरेज का हमारा फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT। फाइनेंशियल लिवरेज दो चीज़ों में रिलेशन बताता है, EBIT में और EBT में। तो हम कह सकते हैं कि EBIT के घटने या बढ़ने से EBT पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमें फाइनेंशियल लिवरेज बताता है। और आप लोग देख रहे हैं कि EBIT और EBT के बीच में जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का डिफरेंस है? वो है फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस है, यानी इंटरेस्ट का। और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण क्रिएट होता है, और जो फाइनेंशियल लिवरेज होता है वो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के कारण क्रिएट होता है। तो इस 1.5 का क्या मतलब है? इस 1.5 का मतलब है यदि EBIT में 1 रुपये का चेंज आता है तो EBT में 1.5 रुपये का चेंज आ जाएगा। यदि EBIT 1 रुपये से बढ़ती है, यदि EBIT 1 रुपये से बढ़ेगी तो EBT 1.5 रुपये से बढ़ेगी, और EBIT 1 रुपये से कम हो जाएगी तो EBT हमारी 1.5 रुपये से कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा फाइनेंशियल लिवरेज है उतनी ज़्यादा हमारी रिस्क रहेगी। फाइनेंशियल लिवरेज किस बारे में है? फाइनेंशियल लिवरेज है डेप्ट को यूज लेने से रिलेटेड है। यदि कंपनी ने डेप्ट को काम में लिया हुआ है और कंपनी की यदि अर्निंग बढ़ती है तो उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन यदि कंपनी की अर्निंग कम होती है तो उससे नुकसान भी होगा। जैसा कि हमने देखा, EBIT यदि 1 रुपये से बढ़ रहा है तो EBT 1.5 रुपये से बढ़ रहा है, और EBIT 1 रुपये से कम होता है तो EBT हमारा 1.5 रुपये से कम हो रहा था। जितना ज़्यादा हमारा फाइनेंशियल लिवरेज होगा उतनी ज़्यादा शेयर होल्डर की रिस्क रहेगी। फाइनेंशियल लिवरेज ये बताता है कि EBIT 1 रुपये से बढ़ती है तो EBT पर क्या फ़र्क पड़ेगा, या EBIT 1 रुपये से कम होती है तो EBT पर कितना फ़र्क पड़ेगा। EBIT पर फ़र्क बोल सकते हैं या EPS पर भी हम फ़र्क बोल सकते हैं, ये अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है, आप लोग ध्यान से सुनना। देखो, आप लोगों को पता है फाइनेंशियल लिवरेज यदि ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? कंपनी ने डेप्ट ज़्यादा यूज में लिया होगा, और डेप्ट ज़्यादा यूज में लेने का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा आएगी।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों ज़्यादा आएगी, ये हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ा है। जितना ज़्यादा आप डेप्ट काम में लेते हो, ज़्यादा डेप्ट काम में लेने से दो इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहली बात तो जो नया डेप्ट हमें मिलेगा वो ज़्यादा कॉस्ट पर मिलेगा, ज़्यादा केडी पर मिलेगा। ऑलरेडी आप लोन में डूबे हुए हो और नया लोन लेने जाओगे तो वो लोन आपको महंगा मिलेगा। और डेप्ट जब बढ़ता जाता है तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ती है, क्योंकि रिस्क बढ़ जाती है और इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो जब केडी भी बढ़ गई और केई भी बढ़ गई तो WACC या फिर KO भी हमारी बढ़ जाएगी। तो आप लोगों ने ये पॉइंट समझ लिया है कि जब फाइनेंशियल लिवरेज हमारा ज़्यादा होता है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमारी ज़्यादा होती है। फाइनेंशियल लिवरेज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको डायरेक्टली हम एग्जांपल से देख लेते हैं, फिर फॉर्मूले पर हम फिर से आते हैं। तो जो ऑपरेटिंग लिवरेज में हमने एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मान लीजिए ईयर 2020 में सेल्स है हमारी 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 40% की रेट से 4 लाख, कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया है 6 लाख रुपीज़, फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख है, EBIT हमारा आ गया 2 लाख रुपीज़, इंटरेस्ट 1 लाख है तो EBT हमारा आ जाएगा 3 लाख रुपीज़। प्रेफरेंस डिविडेंड को हम इस एग्जांपल में नील मान रहे हैं, टैक्स हमने माना 30% तो 90,000 और अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा आ जाएगा 2,10,000 रुपये। 1 लाख इक्विटी शेयर्स हम मान रहे हैं तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ₹2.10 हमारी EPS आ जाएगी। मेरी आप लोगों को एक एडवाइस है, जितने भी मैं एग्जांपल लेता हूँ न्यूमेरिकल, उनको यदि आप खुद करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आप यदि केवल मोबाइल लेकर बस बैठे हुए हैं सुन रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आपको खुद ये करके देखना है। अब हम फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट करने के क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ मेथड नंबर 1। पहला हमारा मेथड है EBIT अपॉन EBT। इस वाले तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2020 के हिसाब से हमें लेना है। EBIT है हमारा 4 लाख और EBT है हमारा 3 लाख, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.33। ये हमारा फाइनेंशियल लिवरेज आ गया। दूसरा मेथड है हमारा, हम फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। सेम उसी तरीके से करना है जैसे हमने फाइनेंशियल लिवरेज में किया था। EBT हमारा ऊपर चला जाएगा। तो देखो, सबसे पहली बात, EBT में कितना चेंज हमारा हुआ, EBT में चेंज हुआ है 1,20,000 रुपये का चेंज हुआ है। और यदि हम परसेंटेज में देखें तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 3 लाख से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि चेंज तो 3 लाख में ही हुआ है। तो कहने का मतलब 40% हमारा चेंज हो गया है। डिवाइडेड बाय EBIT में देखो हमारा कितना चेंज हुआ है, 4 लाख से 5,20,000 हो गया, मतलब 1,20,000 का चेंज, 1,20,000 का चेंज हुआ है 4 लाख रुपए में। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, तो 30% का हमारा चेंज हुआ है। तो 40/30, इससे भी आंसर हमारा 1.33 आ जाएगा। तीसरा हमारा मेथड है परसेंटेज चेंज इन अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर हम बोल सकते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो देखो, EAT में कितना चेंज हुआ है, EAT में चेंज हुआ है 84,000 का, और 84,000 का चेंज हुआ है 2,10,000 रुपये में। तो 84,000 डिवाइडेड बाय 2,10,000 इंटू 100, 40% का चेंज हुआ है हमारा EAT में। और EBT में आपको पता ही है 30% का चेंज हुआ है। तो आंसर हमारा 1.33 आ जाएगा। और जो लास्ट हमारा मेथड है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो देखो, EPS में हमारा कितना चेंज हुआ है, 0.84 पैसे का चेंज हुआ है। तो 0.84 पैसे डिवाइडेड बाय 2.10 इंटू 100, तो चेंज हुआ है हमारा 40% का। और EBIT में आपको पता है 30% का चेंज हुआ है। तो आंसर हमारा 1.33 आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा, किसी भी मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 4 को काम में लिया जाता है। आपको बुक्स वगैरह में यही फॉर्मूला देखने को मिलेगा। मेथड नंबर 1 को जनरली फाइनेंशियल लिवरेज कहा
कहा जाता है और मेथड नंबर 4 को जनरली डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कहा जाता है। लेकिन मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ, अभी जब हमने ये 4 फॉर्मूले लगाए हैं तो चारों से आंसर सेम आ रहा है। चारों से आंसर सेम केवल तभी आएगा जब प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में नहीं हो। यदि प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में हो तो हमारा आंसर मेथड नंबर 1 से अलग आएगा और मेथड नंबर 4 से हमारा आंसर अलग आएगा। ये बात आप लोगों को समझ लेना है। और आप लोगों को ये भी पता है मेथड नंबर 1 तब काम में आ सकता है जब एक ही ईयर की इन्फॉर्मेशन हो और 2 सालों की इन्फॉर्मेशन हो, तब भी हम मेथड 1 काम में ले सकते हैं। लेकिन मेथड नंबर 2, 3, 4 हमें केवल तभी काम में लेना है जब 2 ईयर्स की हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी हो। देखो मैंने लिखा हुआ क्या है, जब एक ही पीरियड की इन्फॉर्मेशन हो तो EBIT अपॉन EBT, और एक से ज़्यादा ईयर की इन्फॉर्मेशन हो हमारे पास तो परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EAT, या फिर परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। आप लोग फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 4 आप याद रख सकते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता आप एग्ज़ाम में फॉर्मूला भूल जाओगे। वैसे एग्ज़ाम से पहले एक बार तो आपको देखकर ही जाना है। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ़ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इज 0, यदि फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट 0 है, कहने का मतलब इंटरेस्ट हमारे पास नहीं है। इंटरेस्ट हमारे पास नहीं है तो EBIT और EBT देखो इक्वल ही आएगा। EBIT और EBT में चेंज किस बात का होता है, केवल इंटरेस्ट का ही तो चेंज होता है। दोनों बराबर आएंगे तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। दूसरी बात, यदि EBT हमारा 0 है, EBT 0 होने का मतलब नीचे वाली चीज़ 0 है और ऊपर वाली चीज़ की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो हमारा आंसर इनफिनिट आ जाएगा। ये आपको करके देखना है, एग्जाम में रटना नहीं है। तीसरी बात, आप लोगों को पता है फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा होने का मतलब कंपनी डेप्ट ज़्यादा काम में ले रही है, और डेप्ट ज़्यादा काम में लेने का हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम ज़्यादा अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अगली बात, हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग लिवरेज बिजनेस रिस्क को मेजर करता है, इसी तरीके से फाइनेंशियल लिवरेज हमारा फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करता है। फाइनेंशियल रिस्क ये बताता है कि क्या आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट इतनी ज़्यादा है जो पूरा का पूरा EBIT खा जाए। अगली बात, यदि EBIT हमारी 0 है, EBIT 0 होने का मतलब है ऊपर वाली चीज़ 0 है और नीचे वाली चीज़ की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो हमारा आंसर 0 आएगा। ये आप लोग इजीली समझ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज इज मेजर्ड बाय, फाइनेंशियल लिवरेज को हम कैसे मेजर करेंगे। देखो EBIT अपॉन EBT से हम मेजर कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा B। आप बोलोगे पहले वाला फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं। देखो पहले वाला फॉर्मूला हम काम में नहीं ले सकते, हम काम में लेते थे परसेंटेज चेंज इन EAT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। जब 2 सालों की इन्फॉर्मेशन होती थी, डायरेक्टली हम EBIT अपॉन EAT नहीं कर सकते। जब 1 साल की इन्फॉर्मेशन होती है, जब हम परसेंटेज चेंज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तब तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT। इसके अलावा फाइनेंशियल लिवरेज का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, the primary motive of a company in using financial leverage is to magnify the shareholders return under favorable economic condition। ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल लिवरेज का जो मेन पर्पज होता है, देखो जब भी क्वेश्चन बोले कि फाइनेंशियल लिवरेज का पर्पज, इसका मतलब डेप्ट को काम में लेने का पर्पज। तो ये बोल रहे हैं डेप्ट को काम में लेने का पर्पज क्या होता है, शेयर होल्डर की रिटर्न को मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। कहने का मतलब जैसे कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है और हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो हमें नज़र आएगी। मैग्नीफाई यानी किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ का स्पष्ट रूप से नज़र आना। तो ये बोल रहे हैं फाइनेंशियल लिवरेज का मोटिव होता है शेयर होल्डर की रिटर्न को बढ़ाना अंडर फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन। तो बिल्कुल सही बात है, जब इकोनॉमिक कंडीशन हमारी फेवरेबल होगी तभी तो बढ़ेगा। कहने का मतलब यदि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा 15% है और डेप्ट हमें मिल रहा है 10% पर, तभी हमारा शेयर होल्डर की रिटर्न बढ़ेगी। यदि ROI हमारा KD से कम है तब तो हम लॉस में जाएंगे। तो असर्शन हमारा बिल्कुल
ट्रू है, आप लोगों को रटना नहीं है, हर चीज़ को समझ लेना है। जब मैंने पढ़ाई की थी कुछ कॉन्सेप्ट में ऐसा होता था 2-2 घंटे लग जाते थे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था मैं उस चीज़ को छोड़ता नहीं था। आप लोगों को भी यही करना है, एक बार भले ही टाइम लग जाए लेकिन आपको ऐसा करना है कि एफएम में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। हर सब्जेक्ट को हम इसी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। जब आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हो तो मेरा विश्वास है, या फिर आप लोग टीचर हो, आप लोग पढ़ाते हो, तो आप लोगों को पता है 2 महीने से कम में कोई भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करवाएगा। इम्पॉसिबल है 2 महीने से कम में करा दें, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज में टीचर गेम खेलते हैं 10-15 दिन में करा देते हैं। सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ मैटर वो छोड़ रहे होंगे। रीज़न हम देखते हैं, टू मैग्नीफाई शेयर होल्डर्स रिटर्न इफ फिक्स्ड चार्जेस फंड कैन बी ऑब्टेन्ड एट ए कॉस्ट हायर देन द फर्म्स रेट ऑफ रिटर्न। ये बोल रहे हैं कि शेयर होल्डर की जो रिटर्न है वो मैग्नीफाई हो जाएगी यदि फिक्स्ड फंड्स की रेट ज़्यादा है फर्म के रिटर्न से। तो ये सही बात है कि गलत बात है? बिल्कुल गलत बात है। हर चैप्टर में हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा है, तो असर्शन हमारा करेक्ट है लेकिन रीज़न हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉइंग फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज को हम काम में ही क्यों लेते हैं? क्या फ़ायदा होगा फाइनेंशियल लिवरेज को काम में लेने का, मतलब डेप्ट को काम में लेने का? ये बोल रहे हैं कि रिस्क कम हो जाएगी। रिस्क तो बिल्कुल भी कम हो ही नहीं सकती, बढ़ेगी। और मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, कहाँ से स्टेबल हो जाएगा? डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल, बढ़ेगी। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हमारी जब हम ज़्यादा डेप्ट काम में लेंगे, तो वैसे शुरुआत में डेप्ट को काम में लेने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कम हो जाती है। ऐसा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में रिलेवेंट अप्रोच वगैरह में हमने पढ़ा है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। मैग्नीफाई द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, तो डी वाला तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है और सी वाला करेक्ट हो भी सकता है। ज़्यादा सही ये है, ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी ये कहती थी कैपिटल स्ट्रक्चर में कि डेप्ट यदि आप सही लेवल का काम में लोगे तभी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगी। तो सी वाला हमारा पार्टली करेक्ट है और डी वाला हमारा 100% करेक्ट है। इस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है तो डी वाले को हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज रिफ्लेक्ट्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ। सबसे पहली बात आप मुझे ये बता दीजिए, रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है रेस्पॉन्स देना। रेस्पॉन्स देने का मतलब कि कोई चीज़ हो रही है उसको हम कोज मान लेते हैं, रीज़न मान लेते हैं। उस कोज के कारण कोई दूसरी चीज़ क्या रेस्पॉन्स दे रही है। जैसे हम इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, तो जब डिमांड के डिटर्मिनेंट्स में चेंज आता है तो डिमांड्स क्या रेस्पॉन्स देती है, बढ़ती है या घटती है। तो ये हमारा रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है। तो ये बोल रहे हैं फाइनेंशियल लिवरेज किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। तो देखो किस किस चीज़ की रेस्पॉन्सिवनेस बताता है। ऑपरेटिंग इनकम टू चेंज इन टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू का मतलब सेल्स, तो इससे तो हमें मतलब ही नहीं है। ईपीएस टू चेंज इन ईबीआईटी, बिल्कुल सही बात है। ईबीआईटी में चेंज होने के कारण ईपीएस में हमारा कितना चेंज होता है। अगर ये रिवर्स कर देता है ईबीआईटी टू चेंज इन ईपीएस, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ईपीएस टू चेंज इन ईबीआईटी। वैसे जो हम पहला फॉर्मूला काम में लेते हैं ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, उसके कारण तो ईबीटी के कारण ईबीआईटी चेंज हो रहा है, लेकिन जो बाकी के तीनों फॉर्मूले हम काम में लेते हैं उसमें हम यही देखते हैं कि ईबीटी में कितना चेंज आया ईबीआईटी के कारण। और फाइनेंशियल लिवरेज का सही मतलब यही है कि ईबीआईटी में चेंज आने के कारण ईबीटी कितना रेस्पॉन्स करती है। सी वाले में बोल रहा है ईपीएस टू चेंज इन टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू से हमें मतलब ही नहीं है, नन ऑफ द वो, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट हर पॉइंट के बारे में आपको सोचना है, खुद का दिमाग लगाना है, और जब हम एमसीक्यू कर रहे हैं तो वीडियो को स्टॉप करके आपको खुद आंसर सोचना है। फाइनेंशियल लिवरेज इज मेजर्ड बाय, फाइनेंशियल लिवरेज को कैसे मेजर करेंगे? 30 वाले तरीके से हम मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो देखो किसी भी फॉर्मूले में ये परसेंटेज चेंज की तो बात कर नहीं रहा है, परसेंटेज चेंज की बात नहीं कर रहा है, तो एक ही फॉर्मूला हमारा काम में आएगा, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और तो कोई तरीका हमारा काम में आ नहीं सकता। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं कि जो ईबीआईटी है कंपनी की वो है 1120 रुपये। प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब हम अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स का मतलब हम मान सकते हैं अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट भी मान सकते हैं। तो ये है 320 रुपीज़। या फिर हम मतलब ये बोल रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स का मतलब इंटरेस्ट को तो हमने माइनस कर ही दिया होगा, तो ये है 320। फिर ये बोल रहे हैं टैक्स है हमारा 50%। फिर बोल रहा है जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है हमारी 700 रुपीज़। अब हमें फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट करना है। तो आप ये देखिए, एक ईयर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है या एक से ज़्यादा ईयर की? एक ही ईयर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो EBIT अपॉन EBT से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1120 डिवाइडेड बाय 320, बाकी इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 1120 डिवाइडेड बाय 320, आंसर हमारा 3.5 आ जाएगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज रिफ्लेक्ट्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ। फाइनेंशियल लिवरेज की डिग्री किस किस में रेस्पॉन्सिवनेस बताती है? ऑपरेटिंग इनकम टू टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं है। EPS टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं है। EPS टू चेंज इन EBIT बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए फर्म्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। बिफोर इंटरेस्ट है तो सीधी सी बात है टैक्स भी माइनस नहीं किया होगा। 2,40,000 रुपये हमें दिया गया है और इंटरेस्ट हमें दिया गया है 80,000। इंटरेस्ट को यदि हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट बिफोर टैक्स हम कह सकते हैं, या अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट हम कह सकते हैं 1,60,000। फाइनेंशियल लिवरेज हमें कैलकुलेट करना है, एक ही ईयर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। EBIT अपॉन EBT हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, 1.5। सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको खुद को करके देखना है, कैलकुलेटर आपको लेकर बैठना है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है ऑपरेटिंग लिवरेज हेल्प्स इन द एनालिसिस ऑफ। बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग लिवरेज की। ऑपरेटिंग लिवरेज किस चीज़ के एनालिसिस में हमारी मदद करता है? बिजनेस रिस्क में, फाइनेंशियल रिस्क में, प्रोडक्शन रिस्क में, क्रेडिट रिस्क में। हमारा आंसर हो जाएगा ए, बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज से किस चीज़ की स्टडी हम कर सकते हैं? मार्केटिंग रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, फाइनेंशियल रिस्क। आप एक छोटी सी बात मुझे बता दीजिए कि फाइनेंशियल रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, बस ये बात आप मुझे बता दीजिए। तो देखो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन सिक्योरिटी या फॉरेन करेंसी तो होता ही होता है। मेन चीज़ आप याद रखना फॉरेन करेंसी, और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आती है इंटरनेशनल बिजनेस में। थोड़ा बहुत फेमा हम पढ़ेंगे, वहाँ पर मैं डिटेल में बताऊंगा। एक बात आप लोगों को रट लेनी है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी। सब्जेक्ट को आपस में रिलेट करके आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स। यदि फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? हाई डेप्थ प्रोपोर्शन, लोअर डेप्थ प्रोपोर्शन, इक्वल डेप्थ एंड इक्विटी, नो डेप्थ। हमारा आंसर हो जाएगा ए, हाई डेप्थ प्रोपोर्शन। देखो हाई डेप्थ प्रोपोर्शन हमारा आंसर क्यों होगा? देखो फाइनेंशियल लिवरेज का हमारा आंसर होता है, फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो आंसर ज़्यादा कब आएगा? आंसर ज़्यादा तब आएगा जब नीचे वाली चीज़ हमारी कम से कम आए। नीचे वाली चीज़ जितनी कम होगी आंसर उतना ज़्यादा आएगा, इतना तो आप समझते ही हो, ऐसा मेरा विश्वास है। और नीचे वाली चीज़ कम से कम कब आएगी? जब इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा? जब डेप्थ हमारा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइनेंशियल लिवरेज किसके कारण से अराइज होता है? फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, नन ऑफ द अबव। सी हमारा आंसर हो जाएगा। 1 हमारा आंसर नहीं होगा। ये फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और ये इंटरेस्ट हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट तो है लेकिन ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइनेंशियल लिवरेज इज जीरो। ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल लिवरेज का आंसर जीरो आएगा। फाइनेंशियल लिवरेज का आंसर देखो जीरो कैसे आएगा?
फाइनेंशियल लिवरेज का आंसर जीरो तब आएगा जब ऊपर वाली चीज़ जीरो आए, नीचे वाली चीज़ जीरो होगी तब तो इन्फिनिट हो जाएगा ना। तो EBIT अगर हमारा जीरो है तब हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में करके देखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। यदि हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को काम में लेते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ जाएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज कम हो जाएगा, फाइनेंशियल लिवरेज कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, फाइनेंशियल लिवरेज कम हो जाएगा। क्योंकि यदि हम थर्ड और फोर्थ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, EPS वाला या फिर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर वाला, तो हमारा आंसर फाइनेंशियल लिवरेज का ज़्यादा आएगा अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी है तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ यूजिंग डेप्ट कैपिटल टू अयूजमेंट। अयूजमेंट का मतलब भी इंक्रीज करना या बढ़ाना होता है द रिटर्न्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ये बोल रहे हैं हम डेप्ट कम में ले रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए। इसे हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, बोथ A एंड C बट नॉट B। तो हमारा आंसर हो जाएगा D। चाहे क्वेश्चन आपको कितने भी अच्छे से आता हो, चारों ऑप्शन आप लोगों को पढ़ लेने हैं। क्योंकि जब एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है वहाँ पर तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप आंसर को चेंज कर सकते हो। जैसे आपने गलती से A टिक कर दिया तो आप चेंज करके D कर सकते हो। लेकिन जब ऑफलाइन एग्जाम होता है और पेन से आपने टिक लगा दिया A, तो एक क्वेश्चन आते हुए भी आपका गलत हो जाएगा। और हम ये मानकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं कि इससे हमारे सभी कॉमर्स कंपटीशन एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, बशर्ते आप 1.5 साल तक कंटिन्यूसली बढ़िया से तैयारी करते हैं। तो मेरा विश्वास है एक बहुत बढ़िया गवर्नमेंट जॉब आपका वेट कर रही है। जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो वेट करते रहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी और लास्ट के 2 महीने पढ़ते हैं। ध्यान रखना 2 महीने में कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25, इफ़ ए फर्म हैज़ नो डेप्ट विच वन इज करेक्ट। एक फर्म के पास डेप्ट ही नहीं है तो इससे देखो क्या होगा। अब देखो ऑपरेटिंग लिवरेज इज 1, फाइनेंशियल लिवरेज इज 1, ऑपरेटिंग लिवरेज इज 0, फाइनेंशियल लिवरेज इज 0। यदि आप आंसर D सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ये बोल रहा है डेप्ट नहीं है। हमारा फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT और ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो देखो यदि हम ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करें और यदि हमारे पास डेप्ट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं होगा, और इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा ज़्यादा आएगा और कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा कम आएगा। कम क्यों आएगा? यदि हमारे पास डेप्ट नहीं है तो EBIT हमारी ज़्यादा आएगी और नीचे वाली चीज़ ज़्यादा आएगी तो आंसर हमारा कम आएगा ना। तो यदि डेप्ट नहीं होगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा ज़्यादा आएगा, ऐसा तो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा। और डेप्ट के नहीं होने से फाइनेंशियल लिवरेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा? EBIT और EBT सेम ही रहेंगे क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस इंटरेस्ट का ही होता है। तो आंसर हमारा 1 आएगा, B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा आप करके देखोगे तभी आप को समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ़ ए कंपनी इशू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिडीम डिबेंचर, देन कंपनी ने शेयर इशू कर दिए और डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया। तो देखो शेयर इशू करने से तो हमारे लिवरेज वाले चैप्टर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैपिटल स्ट्रक्चर पर तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता, लेकिन शेयर कैपिटल पर कोई फ़र्क नहीं लेकिन हमारे लिवरेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इसने ये तो कहा नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, तो हम ये मानकर चल रहे हैं इक्विटी शेयर इशू किए होंगे। लेकिन इसने डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया। डिबेंचर का रिडम्पशन करने से क्या होगा? इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट कम होने से देखो क्या फ़र्क पड़ेगा? EBIT अपॉन EBT। इंटरेस्ट के कम होने से देखो नीचे वाली चीज़ क्या होगी? ज़्यादा आएगी। नीचे वाली चीज़ ज़्यादा आने का मतलब आंसर हमारा कम आएगा। नीचे वाली चीज़ कम होगी तो आंसर ज़्यादा आएगा ना। आप लोग करके देख सकते हो, एक तो 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000 हो और एक 50,000 डिवाइडेड बाई 40,000 हो, तो नीचे वाली चीज़ ज़्यादा आएगी तो फाइनेंशियल लिवरेज हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो D हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, हम पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल लिवरेज। अब हम पढ़ेंगे कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज पढ़ने से पहले एक बार शॉर्ट में हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कॉस्ट बताया था और मैंने आपको बताया कि कॉस्ट 2 टाइप की
हो सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट हो सकती है और सेकंड हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। यदि आप साथ साथ बोलते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसका रिलेशन होता है किसके साथ? प्रोडक्शन फंक्शन के साथ। प्रोडक्शन फंक्शन के साथ रिलेशन होने का मतलब ये प्रोडक्शन के साथ घटती बढ़ती है। प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगी, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती है। यदि हमारा प्रोडक्शन जीरो है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ आएगी। फिक्स्ड कॉस्ट दो प्रकार की होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो सकती है, फाइनेंशियल कॉस्ट हो सकती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण हमारा कौन सा लिवरेज क्रिएट होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज। और फाइनेंशियल कॉस्ट के कारण क्रिएट होता है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो मेजर करता है हमारा बिजनेस रिस्क। और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे डिपेंड करता है हमें एक ही ईयर की इन्फॉर्मेशन दी गई है या फिर दो या ज़्यादा ईयर की इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक ही ईयर की इन्फॉर्मेशन दी गई है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी से हम कैलकुलेट कर लेंगे, और दो या ज़्यादा ईयर की इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से फाइनेंशियल लिवरेज मेजर करता है हमारा फाइनेंशियल रिस्क। कैलकुलेट हम कैसे करते हैं डिपेंड करता है, यदि एक ही ईयर की इन्फॉर्मेशन है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे ईबीआईटी अपॉन ईबीटी से, लेकिन दो या ज़्यादा ईयर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीटी से, या फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन अर्निंग आफ्टर टैक्स से, या फिर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन, ये हमने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, एक बार फिर से देखते हैं। दो या ज़्यादा ईयर की इन्फॉर्मेशन है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, या फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज चेंज इन अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, या फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कंबाइंड लिवरेज की बात कर रहे हैं तो वही हमारा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हम मानकर चल रहे हैं। सेल्स है हमारी 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 60% की रेट से 60,000 है तो कंट्रीब्यूशन हमारा 40,000 आ जाएगा। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को हमने 20,000 माना तो हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 20,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट को हम मानकर चल रहे हैं, एक बार देखो फिर से हम देखते हैं। सेल्स है हमारी 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 60,000, कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 40,000 और फिक्स्ड कॉस्ट को हम 10,000 मान लेते हैं तो ईबीआईटी आ जाएगा हमारा 30,000। इंटरेस्ट को हम 10,000 मान लेते हैं, ईबीटी आ जाएगा हमारा 20,000। टैक्स को हम मान लेते हैं 30% की रेट से तो 6,000 हमारा आ जाएगा 14,000। प्रेफरेंस डिविडेंड को हम नील मानकर चल रहे हैं तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 14,000 और 14,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो अर्निंग पर शेयर हमारी ₹14 पर इक्विटी शेयर आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं हमारे कंबाइंड लिवरेज की। तो मैंने आपको बताया था जो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है वो रिलेशन बताता है कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में। जो फाइनेंशियल लिवरेज होता है वो हमारा रिलेशन बताता है ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में। तो सीधी सी बात है, जो फाइनेंशियल लिवरेज होगा वो हमारा रिलेशन बताएगा कंट्रीब्यूशन और ईबीटी के बारे में। कंट्रीब्यूशन और ईबीटी के बारे में रिलेशन बताएगा तो कंबाइंड लिवरेज का हमारा आंसर हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन का आंसर हमारा कितना आया था? कंट्रीब्यूशन का आंसर आया था हमारा 40,000 और ईबीआईटी का हमारा आंसर कितना आया था? ये आया था हमारा 30,000। तो 40,000 ईबीटी देखना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन फिर से लिखता हूँ, कंबाइंड लिवरेज का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। कंट्रीब्यूशन का हमारा आंसर आया था 40,000 और ईबीटी का आंसर हमारा आया था 20,000। तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा।
तो इससे पहले कि हम फॉर्मूले देखें, पहले हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं और फॉर्मूला अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सेल्स है हमारी 10,000, वेरिएबल कॉस्ट 40% के रेट से 4 लाख, तो कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 6 लाख रुपीज़। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 2 लाख है, तो EBIT आ जाएगा हमारा 4 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट हमारा 1 लाख, EBT आ जाएगा हमारा 3 लाख रुपीज़। टैक्स हमारा 90,000, EAT हमारा 2,10,000 रुपये और 1 लाख इक्विटी शेयर के हिसाब से EPS 2,02 रुपये 10 पैसे। अब हमें कैलकुलेट करना है कंबाइंड लीवरेज। तो पहला हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। कंट्रीब्यूशन आया हमारा 6 लाख डिवाइडेड बाय EBT हमारा है 3 लाख, आंसर आ जाएगा हमारा 2। दूसरा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं सेम उसी तरीके से, परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। तो देखो EBT के अंदर हमारा कितना ज़्यादा चेंज हुआ है, EBT हमारा बढ़ा है 1,20,000 रुपये के हिसाब से। यदि आप परसेंटेज में देखोगे तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, तो 40% का हमारा चेंज हुआ है। और कंट्रीब्यूशन में हम देखें तो 1,20,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। और अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो 20% का इंक्रीमेंट हमारा हुआ है, आंसर हमारा 2 हो जाएगा। या फिर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। EBT में चेंज आपको ऑलरेडी पता है 40 का हुआ है, 40% का, और सेल्स में चेंज हुआ है 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाय 10%, तो 20% का हमारा चेंज हुआ है, आंसर आ जाएगा 2। अगली बात हम फॉर्मूला लगा सकते हैं परसेंटेज चेंज इन EAT या फिर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन परसेंटेज चेंज इन। फिर से हम एक बार देखते हैं, ऊपर आ जाएगा हमारा परसेंटेज चेंज इन EAT, नीचे हम कर सकते हैं परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, और चाहो तो सेल्स भी कर सकते हो। तो EAT के अंदर हमारा चेंज कितना हुआ है 84,000, और परसेंटेज में देखोगे तो वही 40% का चेंज हुआ है, और कंट्रीब्यूशन में 20% का चेंज हुआ है। इसी तरीके से आप कर सकते हो परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन या फिर सेल्स। तो EPS में चेंज वही हमारा 40% आएगा, और कंट्रीब्यूशन में 20%, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देखना, हम डायरेक्टली कर सकते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं। तो पहले हमने यही तो एग्जाम्पल डिस्कस किया था, वहाँ पर हमारा आंसर कितना आ रहा था, ऑपरेटिंग लीवरेज का आ रहा था 1.5 और फाइनेंशियल लीवरेज का आ रहा था 1.33। तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर हमारा 2 आ जाएगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, 1.5 को आप मल्टीप्लाई 1.33 से नहीं करेंगे, बल्कि 1.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.33333333, लास्ट तक जितना 33 लिख सकते हो वहाँ तक करेंगे, तो आंसर 1.99, कहने का मतलब 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है। एक ही ईयर की इन्फॉर्मेशन है तो आप कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT काम में ले सकते हो, एक से ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन है तो भी आप कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT काम में ले सकते हो। एक से ज़्यादा ईयर है तो बहुत सारे हमारे फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन काम में ले सकते हो, या इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स काम में ले सकते हो, या फिर आप परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, या फिर परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या फिर आप परसेंटेज चेंज इन EAT अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन या फिर सेल्स, या फिर ये हमारा सदाबहार फॉर्मूला DOL इंटू DFL। ये लास्ट वाला फॉर्मूला और पहला वाला फॉर्मूला आपको जरूर से ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको नहीं भूलना है। अब हम बचे हुए हमारे बाकी के प्रीवियस ईयर MCQs देख लेते हैं। टोटल 44 प्रीवियस ईयर MCQs हमें देखने हैं। मैंने UGC नेट कोड नंबर 8 और कोड नंबर 17 का एक भी प्रीवियस ईयर MCQ नहीं छोड़ा है। द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म रिजल्ट इनटू, एक खास बात मैंने आपको बताई थी, फिर से याद दिला देता हूँ। अगर क्वेश्चन कहता है फिक्स्ड कॉस्ट और हमें बताता नहीं है कि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है या फाइनेंशियल कॉस्ट है,
तो आपको क्या मानना है, आपको मानना है इसको फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मानना है। वैसे तो मतलब तो ये होना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट में दोनों ही इंक्लूडेड होनी चाहिए, लेकिन एग्जामिनर हमारा जो कर रहा है उस चीज़ को हमें याद करना है। अजम्पशन हमें ये छोटी छोटी चीज़ें याद करनी पड़ती है। तो अगर केवल फिक्स्ड कॉस्ट बोले तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आप मान लेना। तो ये बोल रहे हैं टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, इसकी वजह से क्रिएट होगा ऑपरेटिंग लिवरेज। दूसरी बात ये बोल रहा था फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर इनटू कॉस्ट स्ट्रक्चर, तो कहने का मतलब ये प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहा था, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट केवल ऑपरेटिंग कॉस्ट ही हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के मैंने देखो स्टार क्यों लगाया है, ये खास बात है कि मैंने स्टार क्यों लगाया है। ये बोल रहा है फाइनेंशियल लिवरेज इन ए फर्म पॉजिटिवली अफेक्टेड बाय, ये बोल रहा है जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो हमारा पॉजिटिवली अफेक्टेड होता है। किससे अफेक्टेड होता है, टेंजिबल असेट की इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी यानी यूज, ऑपरेटिंग लिवरेज से, प्रॉफिटेबिलिटी से, टैक्स रेट से। तो देखो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत है। इसका जो आंसर दे रखा था ऑफिशियल आंसर की में वो इंटेंसिटी ऑफ टेंजिबल असेट दे रखा था। यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सही है तो रीज़न आप लोगों को मुझे मैसेज के थ्रू ज़रूर बताना है, जिससे मेरी भी नॉलेज बढ़े। मेरी नॉलेज में ये क्वेश्चन गलत है, मैंने अपने बाकी के फ्रेंड्स जो टीचिंग करते हैं उनसे भी पूछा था, उनको भी ये आंसर गलत लग रहा था। बाकी टीचर की आदत होती है क्वेश्चन का आंसर याद करके वो बता देते हैं। आप लोग खुद ही टीचर हो तो आप लोगों को पता है टीचर ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ सुपर लिवरेज वुड बी कैलकुलेटेड बाय, सुपर लिवरेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है। ये बोल रहे हैं DOL और DFL को जोड़ दो, दोनों को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, घटा दो, तो आंसर हमारा C हो जाएगा। स्टूडेंट एक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कोस्टिंग FM, अकाउंटेंसी और इनकम टैक्स, वहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे कम होते हैं, जबकि थ्योरी सब्जेक्ट में क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होते हैं। लेकिन स्टूडेंट वो जो थोड़े से कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी पढ़कर नहीं जाना चाहता, तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, सेल्फ नोट्स आपने बना लिए, मुश्किल से 1.5 पेज के नोट्स बनेंगे लिवरेज के, और वो आपने बना लिए, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कंबाइंड लिवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज को जोड़ दो, घटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो आंसर हमारा C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बस एक ही क्वेश्चन आया हुआ था इस चैप्टर में से, मैच द फॉलोइंग का, छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। लिस्ट 1 में बोल रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, फिर बोल रहा है EBIT अपॉन EBT, फिर बोल रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT। तो देखो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT से क्या आता है, इससे आता है हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज, तो 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। EBIT अपॉन EBT से हमारा फाइनेंशियल लिवरेज आता है, 1 आ जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT से हमारा सुपर लिवरेज आता है, 2 आ जाएगा। 3 1 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट यदि आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप लोग मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ ए फर्म इज 3 and 2। ऑपरेटिंग लिवरेज 3 दिया है और फाइनेंशियल लिवरेज हमें 2 दे रखा है। ये बोल रहा है सेल्स यदि 6% से बढ़ती है तो अर्निंग बिफोर टैक्स हमारी किस रेट से बढ़ेगी। तो देखो कंबाइंड लिवरेज का पहली बात, ये बात 2 चीज़ों में रिलेशन देख रहे हैं, सेल्स में और अर्निंग बिफोर टैक्स में। पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए सेल्स और अर्निंग बिफोर टैक्स में रिलेशन कौन देखता है, ऑपरेटिंग लिवरेज देख सकता है क्या। देखो ऑपरेटिंग लिवरेज सेल्स की तो बात करता है लेकिन EBT की बात नहीं करता है, वो EBIT की बात करता है। दूसरी बात फाइनेंशियल लिवरेज बात करता है क्या, फाइनेंशियल लिवरेज EBT की तो बात करता है लेकिन सेल्स की बात नहीं करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर लगेगा हमारा कंबाइंड लिवरेज हमारा लग जाएगा। और कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। अगर एक ही ईयर की इन्फॉर्मेशन होती है तो हमारा फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT, लेकिन एक से ज़्यादा ईयर की इन्फॉर्मेशन होती है तो हमारा फॉर्मूला लास्ट वाला एक बार हम लगा देते हैं, क्योंकि EBT हमें काम में लेना है। तो परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आप लोग समझ गए होंगे ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये
ईबीटी की बात कर रहे हैं और सेल्स की बात कर रहे हैं, और आप बोलोगे कि एक से ज़्यादा ईयर की इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया है। अब ये बोल रहा है सेल्स यदि 6% से बढ़ती है, मतलब नीचे वाली चीज़ हमारी 6% से बढ़ रही है, तो कहने का मतलब ऊपर वाली चीज़ हमारी कितने परसेंट से बढ़ेगी। पहली बात तो कंबाइंड लीवरेज कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। कंबाइंड लीवरेज 6 होने का मतलब क्या होता है, देखो स्टूडेंट मुझे पता है जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट क्या करता है, पहले ये फॉर्मूला लिखेगा, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट क्या कहते हैं उसको, वज्र गुणा करेगा। ये सभी आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है यदि आप दिमाग काम में लोगे तो। कंबाइंड लीवरेज 6 होने का मतलब क्या होता है, कंबाइंड लीवरेज 6 होने का मतलब ये है सेल्स यदि 1% से बढ़ेगी तो ईबीटी 6% से बढ़ेगी, और यदि सेल्स हमारी 6% से बढ़ेगी तो ईबीटी हमारी 36% से बढ़ जाएगी। ये आपको समझ में आना चाहिए, इतनी इजी सी बात। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इक्वेशन में वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, और मुझे पता है आप लोगों का दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज है। जो मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो केवल इंटेलिजेंट बच्चे ही जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेज इन सेल्स ऑन द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। ये किस किस की बात कर रहे हैं, एक तो सेल्स में चेंज की बात कर रहे हैं, दूसरा ईबीआईटी में चेंज की बात कर रहा है। एक तो सेल्स में चेंज की बात कर रहा है और एक ईबीआईटी में चेंज की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या लगेगा यहाँ पर, हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है व्हेन ए फर्म प्रीफर टू इंक्रीज द शेयर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन इट्स कॉस्ट स्ट्रक्चर। फर्म फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ाना चाहती है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। केवल फिक्स्ड कॉस्ट बोले तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं, और वैसे भी फिक्स्ड कॉस्ट इन कॉस्ट स्ट्रक्चर का मतलब ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ही है। तो ये बोल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बोल रहा है इसकी वजह से क्या ज़्यादा हो जाएगा, फिक्स्ड लिवरेज ज़्यादा हो जाएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा हो जाएगा, फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा हो जाएगा, कंबाइंड लिवरेज ज़्यादा हो जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा बी। वैसे मैं आपको बता दूं फिक्स्ड लिवरेज नाम की कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म रिजल्ट इनटू। कॉस्ट स्ट्रक्चर में जब फिक्स्ड कॉस्ट होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, फाइनेंशियल लिवरेज होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज होता है, सुपर लिवरेज होता है, नन ऑफ द अबव होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग लिवरेज। हमने याद किया था फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण ऑपरेटिंग लिवरेज क्रिएट होता है, और फिक्स्ड नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण हमारा फाइनेंशियल लिवरेज क्रिएट होता है, और दोनों के कारण सुपर लिवरेज क्रिएट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एक्सटेंट टू विच एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेज फिक्स्ड कॉस्ट इन इट्स कॉस्ट स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन जिस सीमा तक फिक्स्ड कॉस्ट काम में लेते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर में, वो क्या होता है, ओवरऑल लिवरेज होता है, फिक्स्ड लिवरेज होता है, फाइनेंशियल लिवरेज होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज होता है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिजनेस रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय। बिजनेस रिस्क को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज से, ऑपरेटिंग लिवरेज से, कंबाइंड लिवरेज से, बोथ ए एंड बी से। ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं, कुछ मैंने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूज ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी। फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी का मतलब डिबेंचर एंड अदर लॉन्ग टर्म लोन इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। क्या कहेंगे उसे, ऑपरेटिंग लिवरेज कहेंगे, फाइनेंशियल लिवरेज कहेंगे, ओवरऑल लिवरेज कहेंगे, नन ऑफ द अबव कहेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल लिवरेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए लिवरेज रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। एक ऐसा लिवरेज जो डेप्ट के कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड होने के कारण अराइज होता है, उसे क्या कहेंगे, फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, वर्किंग कैपिटल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल लिवरेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टेटमेंट नंबर 1 द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म रिगार्डलेस द वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब सेल्स होता है। डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। पहली बात तो ये स्टेटमेंट हमारा यहीं पर ही फॉल्स हो गया। बात कर रहे हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की और बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लिवरेज की। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण ऑपरेटिंग लिवरेज होता है, नहीं कि फाइनेंशियल लिवरेज। ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो चुका है। सेकेंड में ये बोल रहे हैं सुपर लिवरेज इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। ये बोल रहे हैं जो सुपर लिवरेज होता है वो किसका रिजल्ट होता है, ओएल और एफएल के मल्टीप्लिकेटिव का रिजल्ट होता है। तो ये हमारा ट्रू है।
तो स्टेटमेंट सेकंड हमारा ट्रू है, 1 हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग लिवरेज हमें 2 दिया गया है, फाइनेंशियल लिवरेज हमें 3 दिया गया है। सीधी सी बात है, कंबाइंड लिवरेज हमारा 6 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है ईपीएस में चेंज और सेल्स में चेंज। तो ईपीएस में चेंज और सेल्स में चेंज कहने का मतलब परसेंटेज चेंज। तो बात कर रहा है ये कंबाइंड लिवरेज की और बात कर रहा है यूनिटरी चेंज की। सेल्स में 1 का चेंज आएगा तो इसमें कितने का चेंज आएगा, तो कंबाइंड लिवरेज 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब 6:1, 6:1 का मतलब सेल्स में 1 का चेंज आएगा, तो हमारी ईपीएस में 6 का चेंज आ जाएगा। 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, इफ़ द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 0 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये बोल रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी 0 है। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 0 होने का मतलब सेल्स हम मान लेते हैं हमारी 50,000 रुपये, वेरिएबल 60% की रेट से हम 30,000 मान लेते हैं, तो 20,000 हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। और ये बोल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट को 0 मान लेते हैं 20,000, तो ये हमारा ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी और कंट्रीब्यूशन हमारा सेम है। फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और जो ऑपरेटिंग लिवरेज है उसका आंसर हमारा 1 आ जाएगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। नन ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही आपको करके देखना है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, हायर ऑपरेटिंग लिवरेज इज द रिलेटेड टू द यूज ऑफ हायर। हाई ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या ज़्यादा काम में लेना है, डेब्ट ज़्यादा काम में लेना, इक्विटी ज़्यादा काम में लेना, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा काम में लेना, वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा काम में लेना। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हायर फाइनेंशियल लिवरेज इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ। ये बोल रहा है ज़्यादा फाइनेंशियल लिवरेज किसके यूज के कारण होता है, हायर इक्विटी के कारण, डेप्ट के कारण, लोअर डेप्ट के कारण, नन ऑफ द अबव। सीधी सी बात है, आंसर हमारा बी आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे रेशियो, और रेशियो के बाद हम डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दोनों ही चैप्टर काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो रेशियो के भी लगभग 3-4 वीडियोज आएंगे और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के भी 3-4 वीडियोज आएंगे। और काफ़ी बड़े बड़े ये चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे चैप्टर है। जैसे कैपिटल बस्टिंग हमारा बड़ा चैप्टर था। अगली बात मैं आपको बता देता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लगभग 25 अगस्त तक कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद में हम कोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। कोस्टिंग को हम जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर ही हम पढ़ने वाले हैं। उन इंपॉर्टेंट चैप्टर से आपका 90% काम हो जाएगा। किसी भी एग्जाम के आप क्वेश्चन करोगे 10 में से 9 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, देखो स्टूडेंट, जो मैंने आप लोगों के लिए क्विज बनाई है, पेड स्टूडेंट वाली क्विज की मैं बात कर रहा हूँ। जो फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड करता हूँ छोटी छोटी क्विज, उनकी मैं बात नहीं करता हूँ। जैसे ये हमारा लिवरेज वाला चैप्टर है, तो 2 क्विज मैंने बनाई है। पहली क्विज वीडियो पार्ट नंबर 1 के लिए, जिसके अंदर 9 क्वेश्चन है, और सेकंड क्विज वीडियो पार्ट नंबर 2 के लिए, जिसके अंदर 35 MCQs है। उन क्विज में आपको पार्टिसिपेट करना है। यदि क्विज में आपको लगता है कि वही क्वेश्चन है जो हमने वीडियो में देखे हैं, तो वो तो हमें ऑलरेडी आते हैं, क्विज करने की क्या ज़रूरत है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप लोगों को देखो सेल्फ नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं। यदि आप सेल्फ नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं आप खुद का। तो आप ये कर सकते हैं, लगभग 1 महीने बाद में केवल अपने सेल्फ नोट्स पढ़िए और क्विज को अटेंड कीजिए। इससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेल्फ नोट्स में यदि आप एग्जाम्पल इंक्लूड करना चाहते हैं तो एक एक एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपको पढ़ते वक्त ईजिली समझ में आ जाए। और एक और आप लोगों के लिए मेरी टिप, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया टिप है। यदि आप इनको फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक रजिस्टर बना लेना है नोट्स बनाने के लिए। तो मैं विश्वास करता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक रजिस्टर आपने बना रखा है। रजिस्टर यदि आप बढ़िया बनाएंगे क्लासमेट का तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्लासमेट का रजिस्टर बनाएंगे तो 10 साल बाद में भी वो रजिस्टर वैसा का वैसा ही रहेगा। आगे जाकर आप जब टीचर बन जाएंगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब आप स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, तब भी ये चीज़ें आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम में आएगी। आगे जाकर आपको कुछ बहुत बढ़िया अचीव करना है, आप लोग PhD करेंगे, अपनी बुक को आप पब्लिश करेंगे, बड़े आपके सपने हैं, तो वहाँ पर भी ये काम में आएगा। अब देखो, जब आपने UGC नेट के लिए मान लो मुझसे कोचिंग ली,
आपने सेल्फ नोट्स बनाए और बहुत कुछ इसके अंदर मैटर लिखा। फिर मान लो आपने किसी टीचर से सेबी के लिए कोचिंग ले ली, उसने और मतलब हो सकता है 8-10% चीज़ें वो एक्स्ट्रा बता दें, बाकी इससे ज़्यादा अगर कोई टीचर बता रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो इसका मतलब मैंने बढ़िया नहीं पढ़ाया होगा, वरना अगर मैंने बढ़िया पढ़ा है तो 90% से ज़्यादा चीज़ें मैंने कवर की है। जो आपको पता चले तो उन चीज़ों के लिए आपको अलग से नोट्स नहीं बनाने हैं, उसी रजिस्टर में इंक्लूड कर लेना है। फिर आप कोई पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर आपको कुछ पता चला, इन्हीं नोट्स में आपको इंक्लूड कर लेना है। इससे क्या होगा, जो बाकी के स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं वो केवल अपने पीजीटी वाले नोट से दे रहे हैं, और आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो वो बहुत बढ़िया शानदार नोट्स से एग्ज़ाम दे रहे हो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बना रखे हैं उनको पढ़कर जाता हूँ। एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं देखता कि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है तो उसके नोट्स अलग से पढ़ो, या फिर DSSB का एग्ज़ाम है उसके नोट्स अलग से पढ़ो। इस तरीके से आप नोट्स बना लेंगे, 1.5 साल मेहनत करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। तो स्टूडेंट अभी के लिए बस इतना ही। आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपका क्रिटिसिज्म हो, कोई भी शिकायत हो, आप लोग मुझे मैसेज के थ्रू ज़रूर बताइए। और आपको कुछ क्वेश्चन नज़र आते हैं इस चैप्टर में से या अदर चैप्टर में से जो अदर एग्जाम में आए हुए हों और इस चैप्टर से नहीं हो रहे हों, वो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में या डायरेक्टली मुझे भेजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।